सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 नंबर क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ है इसको देख लो पहले। इसमें दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल्स टू x cos फाइव एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू y sin फाइव, और तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में cos स्क्वायर फाइव का वैल्यू। तो सीधी सी बात है कि थीटा को तो हमको रिमूव करना पड़ेगा, और थीटा को रिमूव करने के लिए जो सबसे पहला काम करना है वो स्क्वायरिंग करना और ऐड कर देना। इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर दो और दोनों को एडिंग कर दो। तो इससे तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब देखो तुमको निकालना कॉस स्क्वायर फाइव का वैल्यू है, तो कॉस स्क्वायर फाइव को कुछ नहीं करना है, लेकिन साइन स्क्वायर फाइव को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। अब ब्रैकेट खोलो, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 1। अब वाई स्क्वायर को यहाँ भेज दो और कॉस स्क्वायर फाइव को कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर फाइव का जो फाइनल आंसर आया वो आया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई थिंक ये तो बताने के बाद बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें थोड़े केस बनेंगे, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स m and n satisfies this equation 1 by m plus 4 by n is equals to 1 by 12। मतलब वो तुमको बोल रहा है m और n के कितने पेयर्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और इसमें एक कंडीशन उसने डाल दिया है कि n इज एन ऑड इंटीजर लेस देन 60। n is the less n is an odd integer less than 60। तो पहले तो तुमको इसके अंदर में वैसे वाले ऑड इंटीजर लेने पड़ेंगे जो कि 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तब जाके मेरे ख्याल से तुमको m का कोई वैल्यू मिलने वाला है। तो अगर मैं लेस देन 60 में 4 के ऑड इंटीजर, नहीं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद ही कुछ निकल के आएगा। n प्लस 4m, n इज एन ऑड इंटीजर लेस देन, तो m के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया 1 बाई एन इज इक्वल्स टू 1 बाई 12 माइनस 4 बाई एन। तो 1 बाई एन का वैल्यू हो गया यहाँ पे 12n, और ये हो गया n माइनस 48। तो m का वैल्यू जो होगा वो होगा 12n अपॉन n माइनस 48। तो अब तुमको इस क्वेश्चन में ये सोचना है कि हम लोग n के जगह में ऐसा कौन सा वैल्यू डालें जिससे कि ये जो टोटल वैल्यू है हमारा वो एक इंटीजर के फॉर्म में आए। तो इसके लिए तुम फिर ये सोचो कि 12 के टेबल में और 48 के टेबल में वो सब वैल्यूज जो है कुछ इस तरह से बनने चाहिए कि हम लोग को m का एक फ्रैक्शन में वैल्यू ना मिले, इसका इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू मिले। तो ऑड इंटीजर्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है सोचो, जो कि हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फिर n इज एन ऑड इंटीजर, जिससे कि हमारा ये वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा वैल्यू दे जिससे कि वो इंटीजर हो। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे जो भी वैल्यू डालूंगा तो वहाँ पे एक चीज मुझे देखनी पड़ेगी कि वो वैल्यू 48 के साथ सब्ट्रैक्ट होने के बाद तुमको ऊपर वाले वैल्यू से वो कैंसिल आउट हो सके। मतलब हम लोग को यहाँ पे ये सोचना है कि जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ डालेंगे वो 12 से थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता हो, उससे कैंसिल हो सके वैसी वाली वैल्यू। तो एक बार सोच के देखो इसमें इंटीजर में क्या क्या आ सकता है। 59 डाल सकते हो, सोचो 59 से कुछ, हाँ 49 अगर हम लोग डालते हैं तो 49 डालने पे वो ऊपर वाला वैल्यू जो है वो इंटीजर ले लेगा। इसके अलावा और कौन कौन से वैल्यूज हो सकते हैं ये थोड़ा सा सोचो वहां पे। तो वो केस तुमको थोड़ा सा सोचने पड़ेंगे तब जाके आंसर मिलेगा। इसका आंसर मैंने दिया क्या था तुम लोगों को वैसे, कितने, इसका आंसर क्या दिया था मैंने, एक बार याद करो जरा, इसका आंसर मैंने क्या दिया हुआ था तुमको। 3 दिए हुए, मतलब 3 ही वैल्यूज पॉसिबल हो पाएंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तुमको थोड़ा सा सोच के ही करना पड़ेगा कि वो कौन से 3 वैल्यूज है। जैसे एक तो उसने बताया मुझे 49, इसके अलावा सोचो और क्या, 40, 40 नहीं, हाँ वो इवन हो जाएगा ना, तुमको इंटीजर सोचने, वो भी ऑड में सोचने। तो एक तो तुमने बोला इनकी वैल्यू 49 हो सकती है, जो कि सही है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा सोचो लेस देन 60 में और क्या आ सकता है जिसको यहाँ डालने पे तुम्हारा एक ऐसा वैल्यू आ जाए जो कि 12n के साथ में कोऑर्डिनेट कर सको तुम। तो 49 तुमने बोला है कि आंसर सही है। ऐसे 2 वैल्यूज और निकल सकते हैं, तो दैट यू हैव टू थिंक।
अब ये सोचो कि यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ 57, 57 माइनस 48, 9 हो जाएगा 57, क्योंकि तीन ही वैल्यूज मिलेंगे, वो तुमको बस सोचना है कौन कौन से वैल्यूज हो सकते हैं, वो भी ऑड में सोचना है। तो जस्ट थिंक ऑफ ऑल द अदर टू वैल्यूज, वो तुमको मिल जाएगा, वहां पे दो वैल्यूज और निकलेंगे, सोचने पे ही तुमको मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा पूछे थे तुम लोग? 10 नंबर में क्या है? ये तो क्रिकेटर का एवरेज वाला क्वेश्चन है, हमने किया था क्लास में। देखो यहाँ पे, ए क्रिकेटर हैज एन सर्टेन एवरेज फॉर 10 इनिंग्स, उस एवरेज को मान लो x बार। तो इसका मतलब है कि उसने 10 इनिंग्स में जो स्कोर बनाया हुआ है वो 10x बार है। अब उसने 11th इनिंग्स खेला, उसमें उसने कुछ रन्स बनाए और उसका एवरेज बढ़ के हो गया 6, मतलब उसका अब नया एवरेज जो होगा वो x बार प्लस 6 होगा, लेकिन ये 11 इनिंग्स खेलने के बाद। तो ये जो मैंने ऊपर वाला लिखा है दैट इज द टोटल रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन आफ्टर प्लेइंग 10 इनिंग्स, और ये जो मैंने लिखा है दैट इज द टोटल रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन आफ्टर प्लेइंग 11 इनिंग्स। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही इक्वेट होगा तुम्हारे 108 के साथ, क्योंकि ये जो 108 है ये उस बैट्समैन के द्वारा बनाया हुआ वो स्कोर है जो उसने 11th इनिंग्स में बनाया था। और तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज हिज न्यू एवरेज, दैट मींस उसको एक्स बार में इंटरेस्ट नहीं है, उसको एक्स बार प्लस 6 में इंटरेस्ट। तो इसके बाद मेरे ख्याल से तुम लोग आराम से कर सकता है इस क्वेश्चन को, बिकॉज रेस्ट अदर इज द कैलकुलेशन पार्ट। तो एक्स बार का वैल्यू आ गया 42, बट तुमको निकालना है उसका न्यू एवरेज, तो 42 प्लस 6 ये आंसर आ जाता है तुम्हारा 48। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको समझने के लिए तुमको सिर्फ एवरेज का मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एवरेज ऑफ बैट्समैन के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल रन स्कोर्ड अपॉन टोटल इनिंग्स प्लेड। तो सोचो अगर उस प्लेयर ने 10 इनिंग्स खेले थे तो उसका एवरेज था x बार, उसका जो टोटल रन स्कोर्ड होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जब उसने अपना 11th इनिंग्स खेला तो उसका एवरेज 6 ज्यादा हो गया, तो अब उसका टोटल रन स्कोर्ड हो जाएगा 11 इंटू एक्स बार प्लस 6। अब अगर ये दोनों को ध्यान से देखें तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा वो रन क्या होगा, वो होगा उसके 11th इनिंग्स में बनाया हुआ स्कोर जो कि था 108। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया क्या? वो है इसमें अंदर। हाँ, तो कोई क्वेश्चन ले आओ ना, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, जितने बच्चों के एवरेज तुम्हारे पास में है उसको मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, और बाद में जिसको तुम रिप्लेस कर रहा है उसके वैल्यू से माइनस कर दो। जैसे हम लोगों ने इसके ऊपर में क्वेश्चंस किए हुए, एक बार नोट्स देख लो या फिर वो वीडियो चला के देखो, उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि 8 आदमी लोग हैं, उनका कुछ एक एवरेज एज है, उसमें से हमने दो मेंबर्स को निकाल दिया जिसका एज था 21 एंड 23, ठीक है, और उसकी जगह दो न्यू आदमी और आ गए। तो आप बताओ जो एवरेज था अगर वो एक से कम हो गया है तो बताओ वो जो दो न्यू आदमी आए उसका एवरेज कितना होगा। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं, उसको चेक कर लेगा नोट्स में। अच्छा, और नेक्स्ट कौन सा है? एक तो डिस्क वाला क्वेश्चन था 19th वाला। हाँ, 20 भी है। 20 के लिए तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ ना, स्मॉल आर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, ये भी हम लोग आज करना है एक्चुअली। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस ऑफ ट्राइंगल, याद है ये फॉर्मूला हमने एनडीए में भी पढ़ा था, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है। हाँ, इन रेडियस का। तो इसमें तुम्हारे साइड्स तुमको दिए हुए हैं यहाँ पे, इस साइड्स में 35, 44 एंड 75। तो इसको अपना बना लो ए, इसको बना लो बी, और इसको बना लो सी। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए तुमको यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई पार्टिकुलर टाइप का ट्रायंगल तो है नहीं, स्केलिन ट्रायंगल है। हीरोन्स फॉर्मूला से पहले एस निकालो, उससे एरिया आ जाएगा, और जो एस तुम निकाला होगा वो तुम यहाँ पे नीचे में अपॉन कर देगा, आंसर आ जाएगा। याद आ गया? और 19th क्वेश्चन करने के लिए तुमको दिया गया है चार इक्वल डिस्क हैं जो कि इच अदर को टच करते हैं, ऐसे करके ऐसे करके चारों इक्वल है, और इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज हो रहा है ये वाला पार्ट, ये तुमको दिया हुआ है मेरे ख्याल से 150 बाई 847। और तुमको ये बताना है कि ये जो चार इक्वल डिस्क है इसका रेडियस क्या होगा। तो मैं इनके रेडियस को लिख कर ले रहा हूँ आर। अब सोचो कि ये जो बीच वाला एरिया जिसका तुमको वैल्यू दिया हुआ है उसको निकालने का मतलब है ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है जिसका ईच साइड अभी 2r का हो गया है, उसके एरिया में से इन चार क्वाड्रेंट्स का एरिया को माइनस करना, और जो चार क्वाड्रेंट मिल जाएंगे
तो फिर तो वो सर्कल ही बन गया, मतलब इसके अंदर से माइनस होगा पाई आर स्क्वायर। चारों को मिला दिया है मैंने, क्योंकि एक का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, बट ऐसे 4 हैं तो बन गया पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू तुमको इक्वेट की हुई है 150 बाई 847 के साथ। आई थिंक यहाँ से तुम आराम से अपना आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच डिस्क। ये वाले में तुम्हारे पास में 4 इक्वल डिस्क थे ना, तो चारों इक्वल डिस्क के जो रेडियस को मैंने आर लेट कर लिया है, और उनके बीच का एरिया हमको फाइंड करना है, क्योंकि ये चारों डिस्क इच अदर को टच करते हैं। वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि इच वन टचेस टू अदर्स। तो अगर तुम किसी भी एक डिस्क की बात करो, जैसे इसकी बात करो, तो ये बाकी दो को टच करता है, ऐसे करके सारे डिस्क जो है वो बाकी दो को टच करते हुए जा रहे हैं, और हम लोग को इनके बीच का ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, रेडियस को स्मॉल आर लेट कर लिया और एक स्क्वायर फॉर्म कर लिया यहाँ। अब इस स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देता हूँ, तभी जाके मुझे ये बीच वाला पार्ट मिलेगा, जिसकी वैल्यू तुमको दे रखी है 150 बाई 847। अब 4r स्क्वायर हो गया, बिकॉज की साइड ऑफ द स्क्वायर 2r तुम प्रूफ कर चुका ऑलरेडी फिगर के हिसाब से, और जो क्वाड्रेंट है वो चारों क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल फॉर्म कर देंगे जिसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर। तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू को 150 बाई 847 से इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से तुम अपना आर का कैलकुलेशन कर लो, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन। क्लियर है? यस, क्लियर है ये? हाँ। चलें फिर आगे बढ़े। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था, एक बार याद दिलाना। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बात की थी आई थिंक। हाँ, लाइंस एंड एंगल्स में हमने वही एंगल्स के टाइप्स, लाइंस के टाइप्स, बेसिंग ऑन अदर अदर पैरामीटर्स, एंगल्स को हम लोग कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सारी बातें हुई थी। तो लाइन और एंगल होने के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है, दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है थ्योरी वाइज, क्योंकि ट्राइंगल में इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इवन वी हैव स्टडीड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। कोई भी ट्राइंगल किस टाइप का है ये जानने के लिए हमें उनका साइड्स पता होने पे हम लोग बता सकते हैं, और फिर वहां से एरिया पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हम लोग एंगल्स के टर्म्स में अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो ट्राइंगल के टोटल 3 टाइप्स निकलते हैं बेसिंग ऑन एंगल्स। और ये 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है राइट एंगल ट्राइंगल, फिर आता है तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और फिर आता है तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब अगर तुमको कोई ट्रायंगल के 3 साइड्स देके पूछे कि ये राइट एंगल है या नहीं, तो अपने पास में एक सीधा सीधा फॉर्मूला है कि ए सी स्क्वायर अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो हम लोग उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। तो उसी तरह से एक्यूट एंगल के लिए ए सी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए तुम्हारा ए सी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये वो चीज मैंने बता दी जिसके बाद हम लोग ट्रायंगल को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास में ट्रायंगल के बारे में एक बात तय है कि ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, और ये 6 पार्ट्स तुम्हारे हैं, उसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो जब हम लोग ज्योमेट्री के अंदर जाते हैं तो वी बेसिकली डिस्कस द थ्योरम्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। सबसे पहली चीज जो कि मैंने अभी तुम लोगों को बता दी वो यही है कि ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। एंगल ए के अपोजिट वाला साइड स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल सी होता है। और कैपिटल में जब तुम एबीसी लिख रहे हो तो दैट इज ऑलवेज फॉर एंगल्स, और अगर छोटे में एबीसी लिख रहे हो तो दैट इज ऑलवेज फॉर साइड्स। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल्स की होती है वो उसके इंटीरियर एंगल्स की सम को लेकर होती है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम, दैट मींस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमेशा 180 के इक्वल होगा। और वही अगर हम लोग इसके एक्सटीरियर एंगल का सम कर दें तो ये किसके इक्वल होगा बताओ? मैंने बताया 360 डिग्री, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनाता हूँ 1 2 एंड 3, तो इनका सम हमेशा इक्वल होगा 360 डिग्री के साथ। इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, और नीचे वाले में कुछ एक्सटीरियर एंगल का सम तुमने निकाला। अब इसके बाद इसमें एक चीज साइड से रिलेटेड भी होती है कि किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा हो। इससे रिलेट करके क्वेश्चन देखे गए हैं तुम लोगों के पेपर में। तो मैंने यहाँ पे 3 केसेस बना दिया, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। इसके अलावा
अगर ट्रायंगल के दो साइड का तुम डिफरेंस देखोगे तो वो हमेशा तीसरे से छोटा होगा। ये दोनों बातें तुम्हें याद रखनी है कि ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा और ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होगा। उसके बाद आता है इसके अंदर में नेक्स्ट थ्योरम जिसका काफी यूज होता है व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस ऑफ ट्रायंगल्स, वो होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम लोग को ये बोलता है कि अगर हम लोग ट्रायंगल के किसी भी साइड को बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दें तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे इस फिगर में तुम लोग देख सकते हो एंगल ACD इज योर एक्सटीरियर एंगल और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो कि मेरे फिगर के हिसाब से है एंगल ABC दिस वन प्लस एंगल BAC दैट मींस दिस वन। तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। उसके बाद आता है ट्रायंगल के अंदर में द कंसेप्ट ऑफ कन्ग्रुएंसी। अब देखो कन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल आपस में एग्जैक्टली इक्वल है और इसीलिए ये सिंबल लग जाता है जब भी हम लोग दो ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कन्ग्रुएंट का दूसरा नाम होता है एग्जैक्टली इक्वल और दो ट्रायंगल एग्जैक्टली इक्वल या कन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उन ट्रायंगल्स के 6 के 6 पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाए। और ये 6 पार्ट्स होते कौन से हैं? जैसे अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल की नेमिंग कर दूं ABC और इस ट्रायंगल की नेमिंग कर दूं DEF, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की कन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि AB DE के, BC EF के और AC DF के इक्वल हो जाए और एंगल A एंगल D के, एंगल B एंगल E के और एंगल C एंगल F के इक्वल हो जाए, तब जाके तुम बोलोगे कि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। और हम लोग को दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए थ्योरम्स बताए गए थे और वो टोटल थ्योरम्स 5 होते हैं। सबसे पहले होता है साइड साइड साइड। मान लो इस ट्रायंगल में AB DE के बराबर है, BC EF के बराबर है और AC DF के बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है तुम्हारे दैट मींस ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। और एक बार जब तुम दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो बाय यूजिंग एनी थ्री पार्ट्स ऑफ दैट ट्रायंगल, तो बाकी तीनों पार्ट्स ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। लाइक एंगल A will become equals to angle D, angle B will become equals to angle E and angle C will become equals to angle F। इसको हम लोग बोलते हैं CPCT। CPCT का फुल फॉर्म आई गेस सबको पता होगा, व्हाट इज दैट? यस। तो अब देखो पहला तो बहुत ही आसान था, corresponding part of congruent triangle से हमने ये प्रूफ कर दिया, लेकिन इसको छोड़ के और भी थ्योरम्स होते हैं। जैसे मान लो मैं फिर से दो ट्रायंगल बना दूं यहाँ पे ABC एंड DEF और इस बार फॉर अ चेंज मैं क्या करूंगा, AB को DE के इक्वल करूंगा और BC को EF के इक्वल करूंगा और एंगल B को एंगल E के इक्वल करूंगा। तब ये दोनों ट्रायंगल ABC और DEF आपस में कन्ग्रुएंट होंगे अकॉर्डिंग टू SAS कन्ग्रुएंसी थ्योरम। SAS का फुल फॉर्म हो जाएगा साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर किसी एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है तो हम लोग दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट मान लेंगे। मतलब हमने टोटल 3 पार्ट्स को यूज करके दो ट्रायंगल को कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया। अब जो भी तुम्हारा बच गया, जैसे तुम्हारा एंगल ए बच गया तो उसको तुम एंगल डी के इक्वल कह सकते हो, एंगल सी बच गया उसको तुम एंगल एफ के इक्वल कह सकते हो और एसी साइड बच गया उसको तुम डीएफ के इक्वल कह सकते हो। और इन सबको कहने के लिए जो रीजन होगा वो होगा सीपीसीटी, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट थ्योरम आता है, अगेन आई विल ड्रॉ टू ट्रायंगल्स एबीसी डीईएफ और अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक एंगल यहाँ से एक एंगल यहाँ से, मतलब एंगल ए और एंगल डी को इक्वल किया, एंगल बी और एंगल ई को इक्वल किया और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड ले लिया। दैट मीन्स दिस टाइम यू आर यूजिंग ASA एंगल साइड एंगल। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो दो एंगल तुम ले रहे हो उन्हीं के बीच का साइड अगर तुमने लिया है तब हम लोग कहेंगे कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू ASA कन्ग्रुएंसी थ्योरम। अब यहाँ पे ABC और DEF क्यों इक्वल है, बिकॉज एंगल A और एंगल D इक्वल है, एंगल B और एंगल E इक्वल है और उनके बीच का जो इंक्लूडेड साइड है AB और DE वो भी इक्वल।
और जब ऐसा हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो अगेन बाय सिंप्लिसिटी वी कैन राइट BC इक्वल्स टू EF, AC इक्वल्स टू DF, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। मतलब जो बाकी तीनों छूट गए उसको तुम सिंप्लिसिटी से इक्वल मान सकते हो। उसके बाद आता है इसके अंदर में AAS, एंगल एंगल साइड। अब यहाँ पे और पिछले वाले केस में ये डिफरेंस होता है कि जब तुम एंगल एंगल साइड बोल रहे हो तो जब तुम एक ट्रायंगल के दो एंगल लोगे तो ये जरूरी नहीं कि उनके बीच का इंक्लूडेड साइड ही लेना, दैट साइड कैन बी एनीवेयर। जैसे मान लो एंगल ए को एंगल डी के इक्वल कह रहे हो, एंगल बी को एंगल ई के इक्वल कह रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि ए बी और डी इक्वल, बिकॉज अगर तुम ए बी और डी को यहाँ पे इक्वल कर रहे हो तो फिर वो ए एस से हो जाएगा। अब तुम एक ऐसी साइड ले लो जो इन दोनों एंगल्स के बीच में नहीं आती, दैट मींस बीसी और ईएफ को तुमने इक्वल कर दिया, तब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू AAS कन्ग्रुएंसी थ्योरम। और उसके बाद अगेन आई विल से द सेम थिंग, AC DF के इक्वल हो जाएगा और AP DE के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल C विल बिकम इक्वल्स टू एंगल F बाय सिंप्लिसिटी। सबसे आखिरी में आता है तुम्हारा विच इज स्पेसिफिकली मीन फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, वो होता है RHS, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। मतलब इसके लिए तुम्हारा दोनों ट्रायंगल का राइट एंगल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही तुमने दोनों ट्रायंगल को राइट एंगल बनाया तो तुम्हारा एक एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया विच इज कंसिस्टिंग ऑफ राइट एंगल। नाउ H फॉर हाइपोटेनियस, मतलब इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस दोनों सेम होना चाहिए। एंड देन टॉकिंग अबाउट द साइड, तो किसी एक साइड को पकड़ लो, जैसे मैंने मान लो AB को पकड़ लिया, उसको D के इक्वल कर दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए अकॉर्डिंग टू RHS कन्ग्रुएंसी थ्योरम व्हिच इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। एंड जो साइड अब तुम्हारा बच गया, जैसे BC विल बिकम इक्वल्स टू EF ऑटोमेटिकली बाय सिंप्लिसिटी, और एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा और एंगल C एंगल F के इक्वल हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। सो दैट इज ऑल अबाउट कन्ग्रुएंसी पार्ट। इसको छोड़ के तुम्हारे पास में एक होता है इक्वल एंगल प्रॉपर्टी, जो कि बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर मान लो एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट का जो दो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब इस ट्रायंगल में तुम देख सकते हो कि अगर AB AC के बराबर है तो AB के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज एंगल ACB, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू जो AC के ऑपोजिट में एंगल है ABC के साथ। और उसी तरह से अगर मान लो एक ट्रायंगल है जिसमें तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि सबसे बड़ा साइड AC है, उसके बाद BC है और सबसे छोटा AB है, मतलब सबसे बड़ा हुआ AC, उसके बाद BC और उसके बाद AB, तो AC के ऑपोजिट में जो एंगल होगा दैट मींस एंगल B, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर BC के ऑपोजिट में जो एंगल होगा दैट इज A, वो उसके बाद आएगा, और AB के ऑपोजिट में जो एंगल होगा C, वो सबसे बाद में आएगा क्योंकि वो सबसे छोटा सा है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन अ ट्रायंगल द ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, और इसी का उल्टा बना लो कि इन अ ट्रायंगल द स्मॉलेस्ट एंगल इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद आता है तुम्हारा इसके अंदर में मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इनके स्टेटमेंट्स को याद रखना है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि सपोज कर लो कोई एक ट्रायंगल है ABC और उसमें तुमने क्या किया, AB और AC के मिड पॉइंट्स को मार्क करके उसको ज्वाइन कर दिया। तो थ्योरम ये कहता है कि लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is always parallel to the third side and also equals to half of it। मतलब इस फिगर में D जो है वो AB का मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, और उसको तुमने ज्वाइन कर दिया है विद द लाइन सेगमेंट DE। तो ये जो DE होगा वो हमेशा पैरेलल होगा BC के, और फिर ये जो DE होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, एंड दैट इज व्हाट योर मिड पॉइंट थ्योरम टेल्स यू। उसके बाद बारी आती है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अभी आज मैं इसको सिमिलर ट्रायंगल्स का सिर्फ डेफिनेशन देके छोड़ रहा हूँ। सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो फर्क होता है वो यही होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर में ट्रायंगल का ईच एंड एवरी साइड एंड ईच एंड एवरी एंगल जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए, जबकि सिमिलर ट्रायंगल्स ये कहता है कि मान लो तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल थोड़ा छोटा है और ट्रायंगल एक थोड़ा बड़ा है,
तो उसमें सिमिलरिटी को बनाने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत है, मतलब जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के साथ सिमिलर है, इक्वल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे देखो सिंबल यूज किया ऐसे करके। तो ये कब पॉसिबल है? जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसका रेशियो आपस में इक्वल हो जाए। ये दोनों बातें अगर हो जाए तभी जाके तुम कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे सिमिलर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात अगर करें तो एंगल ए मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल एफ। ये तो मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया। अब इसके अलावा और क्या चाहिए? जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका भी रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है ए बी बाई डी ई मस्ट बी इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ, एंड दैट इज मस्ट बी इक्वल्स टू ए सी बाई डी। तब जाके तुम कह सकते हो आफ्टर नोइंग बोथ दिस रिलेशन कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो गया, देन ओनली यू कैन से दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। और जब भी तुम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो एक थ्योरम बाय डिफॉल्ट हमेशा ट्रू होगी कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा, दैट मींस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब अगर तुमने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो बनेगा वो हमेशा उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। That means for this we can write AB square upon DE square is equals to BC square upon EF square is equals to AC square upon DF square। और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो तुम्हारे पेपर में कई क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यूज होता है और पेपर में आता जरूर। ठीक है, इतनी बातों को अब थोड़ा सा पचा के रखो। एंड दिस टाइम संडे को मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस बार जो मैं पेपर लूंगा दैट विल बी द पेपर बेस्ड ऑन मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री ओनली। उसमें सिर्फ थ्योरी थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर मैं पेपर लूंगा। दैट मींस यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्ट फॉर्मूला। तो तुम लोग को वो पेपर बहुत सिंसियरली करना है। तो पेपर पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही होंगे, एंड दैट यू हैव टू फिनिश विद इन 45 मिनट्स एंड सेंड इट टू मी। इस बार कोई 1 घंटे का पेपर नहीं होगा, इस बार 45 मिनट्स का पेपर होगा, एंड दे आर बेस्ड ऑन ओनली द बेसिक concepts and theorems which we have studied in mensuration and geometry till now। ज्यादातर क्वेश्चन मेंसुरेशन के होंगे, थोड़े से ज्योमेट्री के होंगे। जितना हमने अभी तक किया है उसके बेस पे एक पेपर मैंने बनाया है। सो दैट विल बी ऑफ 45 मिनट्स क्योंकि उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चंस। सो दैट विल बी कंडक्टेड ऑन संडे। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को तुम्हारा आज का पेपर सेंड कर रहा हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, चलो ओके या